हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। चलिए हम अपनी इंग्लिश की क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। फटाफट से जुड़ जाइए सभी बच्चे, फटाफट जुड़िए। और जितने भी बच्चे हैं सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। चलिए फटाफट शुरू करें हम अपनी पैसेज को। पैसेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। पैसेज के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है। ऑलरेडी हम इससे पहले 12-13 मतलब पैसेज कर चुके हैं। आई थिंक 14 पैसेज हो गए हैं, आई थिंक, है ना। और सभी पैसेज में मैंने आपको बताया है कि आखिर पैसेज में क्या करना होता है। बताइए, पैसेज का मतलब क्या है। आपके सामने एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी स्टोरी या कोई भी टॉपिक उठाकर आपको दे दिया जाएगा और इसी से रिलेटेड आपको 2-4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 4 क्वेश्चन इस पैसेज में से होंगे और एक क्वेश्चन कहां से होगा, ग्रामर से, ठीक है। तो ये है पूरा पैसेज और इसे आपको कैसे सॉल्व करना होता है। 4 क्वेश्चन के आंसर तो आपको इसी में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन कहाँ होगा, आपके माइंड में। इसको आपको खुद से सॉल्व करना होगा। ग्रामर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, नाउन, प्रोनाउन और साइनोनिम, एंटोनिम, यही चीजें पूछी जाएगी वहां पे। लेकिन अब वो टॉपिक कहाँ से उठाकर दे दिया जाए वो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। जैसे या तो पूछ सकता है कि फैन का एंटोनिम बताइए या फिर फैट का एंटोनिम बताइए, कुछ भी हो सकता है वो। अब वो एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक नंबर आपका ग्रामर से जरूर आएगा। हर पैसेज में होगा ये, ठीक है। पैसेज को हम ये चीज हटाते हैं साइड में। ये तो आप लोगों को मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं। और पैसेज को आपको सॉल्व कैसे करना होता है। पैसेज जब भी आपको मतलब क्वेश्चन पेपर जब भी आपको मिलेगा तो सबसे पहले क्या करोगे, जितने पैसेज हैं उन सभी पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे। और पढ़ते हुए में क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, जैसे कॉल्ड अर्थ सिस्टर, ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। और ऑब्जर्व विद द नेकेड आई, ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो इस तरह से आप उनको ऐसे मार्क करते हुए चलना, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो इनके आंसर बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको, ठीक। जब भी आप पैसेज पढ़ोगे उनको अंडरलाइन करते हुए चलना, ठीक। और ओएमआर शीट पे कभी कुछ मत लिखना बेटा, ठीक है। काफी बच्चे गलतियां कर देते हैं, ओएमआर शीट के ऊपर ही कुछ ना कुछ लिख देते हैं और जब आपका ओएमआर शीट सबमिट होगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। और ओएमआर शीट कैसे फिल करना है मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था आपको। आई थिंक पिछले से पिछली क्लास में बताई थी, ठीक है। तो ये चीज, वो वाली वीडियो आप एक बार जरूर जाके देखना, ठीक है। मैं उसको एक अलग से ना एक फोल्डर बना के डाल दूंगा इंग्लिश में ही ना, ओएमआर फाइल के नाम से डाल दूंगा, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा। या फिर मैं एक अलग से एक और वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा वहां पे, ठीक। बाकी आप ये सब बताइए बच्चों कि रीजनिंग और मैथ में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। अमित सर सही तरीके से अभी पढ़ा रहे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे होंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमित सर करवा रहे हैं और वरुण सर करवा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। और पिछले कई सालों में आए हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन अभी सर करवाएंगे, सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सभी क्वेश्चन को रिवीजन करिएगा। कोई भी क्लास मिस मत करिए, ठीक है। हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी क्लास मिस करोगे तो आपकी पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, है ना। चलो हम अपने पैसेज को शुरू करें। बताइए फटाफट, सत्यम बेटा शुरू करें, बताओ। जितने बच्चे अवेलेबल हो गए हैं सब एक बार ओके या यस कुछ तो लिखो, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ सभी बच्चे अवेलेबल हैं। बताओ बेटा, शांतनु, आकाश घोष बताओ, हर्षित, मनचेत बेटा बताइए। सभी हैं, गुड इवनिंग। चलो सभी को गुड इवनिंग। क्लास शुरू करते हैं ना, लेट हो रहा है क्योंकि ऐसे हम लोग बात करते करते टाइम वेस्ट कर लेंगे तो पढ़ेंगे कब, है ना। और वैसे भी ठंडियां बढ़ गई है, पता है ना। बट फिर भी मैं शर्ट में पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर में स्वेट शर्ट डाली हुई है मैंने, ठीक है। आप लोग तो जैकेट वैकेट प्रॉपर पहन के बैठो, ठीक है, क्योंकि ठंड बढ़ गई है। बच्चों को स्पेशली ठंड से बच के रहना है, ओके। चलो पैसेज हम लोग पढ़ेंगे। पैसेज को कैसे करना होता है हमें बताओ। मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ साथ आपको भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए मेरे साथ रेडी है सभी बच्चे, सभी रेडी है या नहीं।
अगर हो रेडी तो यस लिखो फटाफट से, जरा मैं देखता हूं कितने बच्चे लिखते हैं यस। फटाफट, कितने बच्चे रेडी हैं? सभी हो रेडी? तो यस लिखो या थम्स अप भेजो, कुछ तो भेजो कि मुझे पता चले। चलो गुड, शुरू करते हैं अब, ठीक है। वीनस इज समटाइम कॉल्ड अर्थ सिस्टर प्लैनेट। इसका मतलब क्या है? वीनस जो है उसको हम कभी कभी किस नाम से जानते हैं? अर्थ सिस्टर के नाम से। ऐसा क्यों होता है बताओ, किसी को पता है? पढ़ा है किसी ने? वीनस को आखिर हम अर्थ सिस्टर क्यों कहते हैं? अच्छा ये बताओ सबसे पहले कि सूरज के जो सबसे करीबी प्लेनेट है, ये पहला प्लेनेट, इस प्लेनेट का नाम क्या है? बताइए फटाफट, कितने बच्चों को पता है ये बताओ। सबसे पहला जो प्लेनेट है इसका नाम क्या है? इसका नाम एम से शुरू होता है, बताओ। आगे आपको बताना है, मैंने पहला लेटर आपको बता दिया, इसके बाद के बाकी के लेटर आपको बताने। एम से शुरू होता है पहला प्लेनेट, क्या है इसका नाम? मरकरी, ठीक है। इसके बाद आता है वीनस, और इसके बाद आता है अर्थ, जुपिटर, मार्स। जुपिटर नहीं, मार्स है। एक सेकंड सही कर देते हैं पहले। देखो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और इसके बाद एक और प्लेनेट था पहले, अब उसको काउंट नहीं करते, उसका नाम था प्लूटो, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम इन्हीं प्लैनेट्स को काउंट करते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। इन्हीं को हम काउंट करते हैं। तो जो ये वीनस है, इसको हम अर्थ सिस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लगभग देखने में हमारे अर्थ जैसा ही है, ठीक है, साइज वाइज, और ये लगभग बहुत ज्यादा करीब भी है हमारे प्लेनेट के। जैसे मार्स है ना, बहुत ज्यादा दूर है हमारे प्लेनेट से, लेकिन जो मरकरी है ये बहुत ज्यादा नजदीक है हमारे प्लेनेट के, इसलिए हम इसे अर्थ सिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, है ना, यहां तक तो हमने पढ़ लिया। वीनस इज समटाइम कॉल्ड अर्थ सिस्टर थ्रू इट्स सिमिलरिटीज विथ अर्थ आर limited apart from size, relative conditions of its surface, यानी कि ये लगभग देखने में और साइज वाइज क्या है? बिल्कुल अर्थ जैसा ही है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? अर्थ सिस्टर। इट इज easily observed with the naked eyes and is sometime called the evening star, और इसको हम इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इवनिंग स्टार यानी कि शाम के टाइम में हम जब कभी छत पे खड़े हो या बाहर पार्क में बैठे हो तो हम इसे शाम के टाइम पे आंखों से भी देख सकते हैं। आप देखिएगा शाम के टाइम में जो सबसे ज्यादा चमक रहा होगा ना तारा, उसे हम क्या कहते हैं? वीनस। वो प्लेनेट ही होता है लेकिन हमें स्टार की तरह से दिखता है, क्यों? क्योंकि वो सूरज की रोशनी से चमक रहा होता है, इस वजह से ना वो हमें रात इवनिंग के टाइम पे दिखाई देता है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? इवनिंग स्टार, क्योंकि ये धरती के बहुत ज्यादा नजदीक होता है, इसलिए हमें नेकेड आइज यानी कि खुली आंखों से दिखाई देता है, ठीक है। हमें मतलब कोई टेलीस्कोप की जरूरत नहीं भी पड़े ना, तो भी हम देख सकते हैं उस प्लेनेट को, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नजदीक जैसा दिखेगा, वो बिल्कुल छोटा सा दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर। बाकी कोई प्लेनेट आपको नजदीक मतलब ऐसे देखने से ना नहीं दिखेगा, सिर्फ तारे दिखेंगे, ठीक है। लेकिन प्लैनेट्स आपको सिर्फ एक यही प्लैनेट है जो आप शाम के टाइम पे देख सकते हो, ठीक। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। और मॉर्निंग में भी इसे आप देख सकते हो, इवनिंग के टाइम पे और मॉर्निंग के टाइम पे। इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से हम किसे जानते हैं? क्या नाम है इस प्लेनेट का? वीनस, ठीक है। Venus is covered by thick noxious cloud of sulfuric acid that obscure its surface, यानी कि ये जो प्लेनेट है इस पर ना, जैसे हमारे धरती के ऊपर ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें, तो उसी तरह से यहाँ पे नॉक्सियस क्लाउड, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा घने बादलों से घिरा हुआ है, ठीक है, ऑफ सल्फ्रिक एसिड। वो भी किस चीज का? सल्फ्रिक एसिड। अगर हम वहां जाके खड़े होंगे ना तो हम तो जल ही जाएंगे, क्योंकि वहां पे सल्फ्रिक एसिड बहुत ज्यादा है। डेट ऑब्सक्योर इट्स सरफेस, और उसी से ये पूरा सरफेस कवर है, ठीक है। पूरा जो प्लेनेट है वो किससे घिरा हुआ है? सल्फ्रिक एसिड से, ठीक है।
The thick layer of cloud created an extreme insulating effect like greenhouse effect। और ये जो सरफेस होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड की जो लेयर से घिरा हुआ है ना, उसकी वजह से यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो प्लेनेट जो है दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और रात में ठंडा भी हो जाता है बहुत जल्दी। द रेडिएट हीट बैक टू द सरफेस एंड राइजेस द टेम्परेचर टू ओवर 425 डिग्री सेल्सियस। अब आप खुद सोचो, जब गर्मियों का सीजन रहता है हमारे प्लेनेट पे, अर्थ के ऊपर, तो अगर टेम्परेचर 40 डिग्री भी चला जाए ना बेटा, तो हम लोग के पसीने छूट जाए, हम धूप में निकलना ही बंद कर देंगे, है कि नहीं? आप खुद बताओ, क्या 40 डिग्री सेल्सियस जब रहे तो क्या आप बाहर जाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब भी बाहर जाओगे आपके स्किन पे जलन सी मचने लगेगी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, है कि नहीं? इसी वजह से अब आप खुद सोचो, जो इंसान इस प्लेनेट पे चला गया, वहां पे तो उसे मिलेगा कितना डिग्री सेल्सियस? 425 डिग्री, 425 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ज्यादा होता है। हम वहां जाएंगे तो वहां तो हमारा पकोड़ा बन जाएगा, है कि नहीं? चाहता है कोई बच्चा पकोड़ा बनना? कोई नहीं चाहता, कोई जाएगा भी नहीं वहां पे, है ना? इसीलिए इस प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये सूरज के एक तो बहुत करीब है, ऊपर से इसका सरफेस जो है वो किससे घिरा हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, तो यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है। ओके, इट्स सरफेस इज रॉकी, डस्टी एंड डॉटेड विथ माउंटेन्स। और यहाँ की जो सरफेस है वो कैसी है? ठोस है, यानी कि पत्थरों से बनी हुई है। जैसा मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, पहले आपको ना प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा मैं ज्ञान देता हूँ, ठीक है? जो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ये जो 4 प्लैनेट है बेटा, ये 4 प्लैनेट ऐसे हैं जो कि रॉक से बने हुए, यानी कि पत्थर से, ठीक है, ठोस है। हम इन प्लैनेट्स पे अगर जाए ना तो हम यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। लेकिन इस मार्स के बाद जो प्लैनेट है, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 प्लैनेट, ये 4 जो प्लैनेट है आउटर लेयर में जो है, ठीक है, ये चारों प्लैनेट किस चीज से बने हुए? गैस जाइंट्स है, ठीक है। यानी कि अगर हम इस प्लैनेट पे जाकर खड़े होना चाहें ना, तो हम खड़े नहीं हो सकते। अब आप सोच रहे कैसे? ये भी तो एक प्लैनेट है, हम इस पे खड़े क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये गैसेस के फॉर्म में बना हुआ है। जैसे छोटे 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 डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, रेत, इन सब का छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को मिलाकर बना हुआ है। अगर हम यहाँ खड़े होंगे ना तो हम अंदर ही धंस जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इन चारों प्लैनेट पे तो लाइफ एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल, ठीक है। लेकिन जो मार्स है, यहाँ थोड़ी सी चांसेस है। यहाँ है तो ये सूरज से बहुत ज्यादा दूर, यहाँ ठंड भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा चांस है कि वहां एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन पानी वहां नहीं है, ठीक है। चलो, हम कहाँ तक पढ़ रहे थे? रॉकी, डस्ट एंड डॉटेड विथ माउंटेन्स, और इस प्लेनेट पे माउंटेन्स भी है, एंड canyons and a few volcanic hot spot. There are many leaf lava flowers, ठीक है, फ्लोज है वो एक्चुअली, यहाँ पे मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। देयर आर मेनी लावा फ्लोज, और यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी भी है बेटा, ठीक है। वोल्केनिक हॉट स्पॉट, ठीक है, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट भी काफी जगह पे होती है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, ये बहुत ज्यादा नजदीक है सूरज के, तो गर्म भी रहता है। गर्मी जहां ज्यादा होगी, वोल्केनो तो होगा ही होगा, है ना, ज्वालामुखी फटेगा ही फटेगा। ऑब्वियस सी बात है, वहां फिर जाओगे आप, बताओ कोई बच्चा जाना चाहता है यहाँ पे? जाने को तो रेडी हो जाओगे, लेकिन वहां जाओगे तो रह नहीं पाओगे। चलिए, अब ये पैसेज हमने पूरा पढ़ा, ठीक है, और थोड़ा बहुत जाना हमने किस प्लेनेट के बारे में? वीनस के बारे में, ठीक है। अब इस वीनस के बारे में कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, आपके सामने बोर्ड पे रहेंगे वो क्वेश्चन। पैसेज भी मैं हटाऊंगा नहीं, पैसेज रहेगा, हर पैसेज में तो है ही, है ना। नीचे क्वेश्चन रहेंगे 4, ठीक है, उन चारों के आंसर आपको देने, ए, बी, सी और डी में देना है, ठीक है। चलो, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले ना आपको ये थोड़ा सा पढ़ने को दे देते हैं, पहले आप लोग थोड़ा सा पढ़ो इसे।
ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं, फटाफट पढ़िए, फटाफट पढ़ लो बच्चों, 2 मिनट का टाइम है। जल्दी जल्दी कीजिए। ध्यान से पढ़िएगा, कोई गलती मत करिए, ठीक है, जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ो और फिर उसके बाद में जब क्वेश्चन दूंगा तो सभी को सही आंसर देना है, गलती नहीं करना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गए है तो अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अरे सेकेंड, सभी को क्लियर तो दिख रहा है ना? चलो अब क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन क्या है? Why is Venus called Earth's sister planet? It is closer to Earth. It is similar in a size to Earth. It is hotter than Earth. Much like Earth, Venus can support life. ठीक है, अब आपको ये बताना है कि आखिर वीनस को हम अर्थ सिस्टर क्यों कहते हैं। इट इज क्लोज टू द अर्थ, क्या वो प्लेनेट जो है वो अर्थ के ज्यादा नजदीक है, इस वजह से हम उसे अर्थ सिस्टर कहते हैं। इट इज सिमिलर इन अ साइज टू अर्थ, या फिर ये दोनों लगभग देखने में एक जैसे ही है साइज में, इस वजह से हम इसे अर्थ सिस्टर कहते हैं। या फिर हॉटर देन अर्थ, या गर्म है इस वजह से हम अर्थ सिस्टर कहते हैं। या फिर मच लाइक अर्थ वीनस कैन सपोर्ट लाइफ, या फिर ये दोनों जो वीनस है वो अर्थ के लिए लाइफ सपोर्ट की काम करता है। बताइए, ए बी सी और डी, आपको राइट आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे है ऑप्शंस आपके, ठीक है। इन चारों में से अब आप ये बताओ कि राइट आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको, फटाफट कीजिए, ए बी सी और डी। थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो गया होगा, मुझे पता है कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे, ऑप्शन ए सोच रहे हो कुछ बच्चे, लेकिन ऑप्शन ए नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं है बच्चों, ऑप्शन ए नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि काफी बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। बाकी अब इन तीनों में से आपको बताना है, चलो जल्दी बताओ। ऑप्शन ए नहीं है उसका राइट आंसर। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने अभी बताया था ना पैसेज में पढ़ते वक्त कि धरती के बहुत ज्यादा नजदीक है, लेकिन उसमें एक और चीज क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो अर्थ सिस्टर कहलाता है, अदरवाइज नहीं कहलाता वो। पैसेज पढ़ो, आपको आंसर मिल जाएगा।
बताओ। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। गुड, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, अपार्ट फ्रॉम अ साइज ऑफ रिलेटिव कंडीशन ऑफ इट्स सरफेस। ठीक है, इट इज सिमिलर इन अ साइज। ठीक है, सेम साइज के है, इस वजह से उसे क्या कहते हैं? अर्थ सिस्टर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। Why does the word obscure mean in the sentence Venus is covered by thick noxious cloud of sulfuric acid that obscure its surface? अब आपको ये बताना है, ये जो वर्ड है obscure, इसका मतलब क्या है? कवर्ड, डैमेज, एक्सटेंडेड और क्रिएट। अब आपको बताना है, बताइए। ऑब्सक्योर का मतलब मैंने जब पैसेज पढ़ा था तब आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है। जो सल्फ्रिक एसिड है उसने क्या कर रखा है उस प्लेनेट को, वीनस को? बताओ। ऑब्सक्योर कर रखा है, यानी कि क्या कर रखा है? कवर। ठीक है, ऑब्सक्योर का मतलब होता है कवर कर रखा है। ठीक है, इसका आंसर तो मैंने ही आपको बता दिया। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? कवर करना। ठीक है, किसी चीज को हमने ऑब्सक्योर कर लिया, कवर कर दिया, तो इसका आपको पता है ना, थिक नॉक्सियस क्लाउड ऑफ सल्फ्रिक एसिड। सल्फ्रिक एसिड के जो क्लाउड्स है उसने क्या कर रखा है? पूरे प्लेनेट को कवर कर रखा है। ठीक है, चलो अब बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, बढ़ 3 की तरफ आई मीन। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। माउंटेन्स एंड कैनियंस and a few volcanic hot spot here, a few belongs to। few का मतलब क्या है? नाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है या डिटरमाइनर है? चलिए अब इसका आंसर बताइए तो। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्यू का मतलब क्या है? फ्यू क्या कर रहा है? किसी चीज को बता रहा है। तो नाउन क्या होता है? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बोला जाता है। ठीक है, तो ये फ्यू, अ फ्यू बिलोंग टू क्या है? फ्यू, अ फ्यू वोल्केनो। डिटरमाइन, डिटरमाइनर। ठीक है, डिटरमाइनर क्यों है? क्योंकि ये बता रहा है कि कुछ वर्ड जो होता है वो डिटरमाइनर वर्ड होता है। ठीक है, फ्यू का मतलब होता है कुछ। 5 वाला फ्यू नहीं है, ये 5 नहीं है। ठीक है, फ्यू है। फ्यू का मतलब होता है किसी चीज को बता रहे आप कि कुछ वोल्केनो। ठीक है, तो इसको डिटरमाइनर वर्ड बोलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द थिक क्लाउड्स ऑन वीनस मेक इट मच colder than Earth, radiate extreme heat back to the surface, allow heat to escape into space, make the planet very colorful। अब आप ये बताओ कि जो थिक क्लाउड ऑन वीनस है, वीनस पे जो भी थिक क्लाउड से कवर कर रखा है, उससे क्या होता है? मेक मच कोल्डर, क्या वो मतलब उस प्लेनेट को ठंडा करने की कोशिश करता है, या फिर ज्यादा गर्मी को मतलब हीट बैक करता है, या फिर स्पेस को हीट करने की कोशिश करता है? मेक द प्लेनेट वेरी कलरफुल, या फिर प्लेनेट को कलरफुल करने की कोशिश करता है? ये बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आप एक बार इस पैसेज को पढ़ो, आपको आंसर मिलेगा। चलिए जल्दी बताइए तो। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ बच्चों क्या होगा? गुड, कुछ बच्चे आप सही आंसर देने लग गए हैं। राधा पांडे, मिला आपको इसका आंसर? पैसेज के अंदर है, देखो। जल्दी बचाओ, जल्दी जल्दी करो बच्चों।
जल्दी कीजिए। चलो अब मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर आपको कहाँ मिलेगा। देखो बच्चों, यहाँ लिखा है ना, कवर्ड विथ अ थिक क्लाउड सल्फ्यूरिक एसिड दैट ऑब्सक्योर द थिक layer of cloud create an extreme insulating effect like a greenhouse effect that radiates heat back to the surface and rise the temperature to over 425 degrees Celsius. The thick cloud on Venus radiate extreme heat back to the surface. इसकी वजह से ही जो गर्मी होती है वो हीट बैक यानी कि वापस से आ जाती है धरती वीनस के ऊपर, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्लियर? यहाँ पे दिया गया ना, हीट बैक टू द सरफेस एंड राइजेस द टेम्परेचर। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गिव द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज को एक अच्छा सा सुटेबल नाम देना है। कौन सा नाम आप दोगे बताओ? प्लैनेट्स, वीनस एंड अर्थ, वीनस अ प्लैनेट, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या नाम दोगे इस प्लैनेट को, मतलब इस पैसेज को? हम इस प्लैनेट मतलब इस पैसेज में हम किस प्लैनेट के बारे में खासकर बात कर रहे हैं? हम ज्यादातर बार बार मेरे मुंह से प्लैनेट क्यों आ रहा है? हम इस पैसेज में सिर्फ एक ही मतलब प्लैनेट के बारे में ज्यादातर बात कर रहे हैं, तो इस पैसेज को हम क्या नाम देंगे? वीनस अ प्लैनेट। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर? आपको कभी भी अगर गिव द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो आप सीधा सीधा देखना कि इसमें ज्यादातर बात किस चीज की गई है। ठीक है, और उसी पे आप टिक मार देना। ठीक है, किसका किस पे टिक मारोगे? जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात की जा रही हो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ महात्मा गांधी के बारे में होता तो हम महात्मा गांधी टिक करते। ठीक है, चलिए ये तो हमारा कवर हो गया। इसके बाद एक और पैसेज कर लेते हैं हम लोग, पैसेज नंबर 16। चलो रेडी हो सभी? थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओ, 2 मिनट। पानी वानी पीना है तो पी लो जल्दी से, फिर उसके बाद हम चलते हैं, शुरू करते हैं। मैं भी एक्चुअली पानी पीने के लिए रुका हूँ। चलो पढ़े? क्लियर तो दिख रहा है ना सभी को? चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलिएगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ कैमल इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में कितने तरह के कैमल्स होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? एक कैमल और एक ड्रोयोमेड्री। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है? इसकी जो कुबड़ है बेटा, वो देखो ऐसे होके ऐसे धस के बाहर की ओर जा रही है, लेकिन इसका बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, इसका जो कुबड़ है ये किस तरह का बन रहा है? एम बन रहा है, देख रहे हो? ऐसे एम बन रहा है, और इसका ऐसे बन रहा है पहाड़ की तरह। तो इन दोनों में बस यही फर्क है, और कुछ खास फर्क नहीं होता कैमल और ड्रोयोमेट्री में। ठीक है, ये भी है एक कैमल ही, लेकिन इसको अलग नाम दिया गया है ड्रोयोमेट्री। देखने में आपको दोनों का चेहरा देखो लगभग सेम है, बस पीठ में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ कैमल इन द वर्ल्ड। वन हैज अ सिंगल हम्प, एक के पास सिंगल हम्प होता है, यानी कि एक ही हम्प होता है। एंड द अदर हैव 2, और जो दूसरा है उसके पास 2 हम्प है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, इसको हम्प बोलते हैं। क्लियर? किसको हम बोलते हैं? ये जो ऊपर में कुबड़ निकली हुई है ना इनके, इसी को क्या नाम देते हैं हम इंग्लिश में? हम्प। क्लियर? One has a single hump and other have a two. The dromedary camels have single hump. और जो ड्रोमेड्री कैमल होते हैं उसके पास कितने हम्प होते हैं? सिर्फ एक। क्लियर? एक ही हम्प है, यहां दिख रहा है ना, ऐसे होके यूं जा रहा है। ठीक है, एंड वाज डोमेस्ट
डोमेस्टिकेटेड इन अरेबिया ओवर 4000 ईयर अगो। और इसको डोमेस्टिक जानवर की तरह से पाला जाता है, यानी कि पालतू जानवर की तरह कई सालों से, लगभग 4000 साल पहले से। ठीक है, किस जगह पे? अरेबिया में। ठीक है, जैसे सऊदी अरब, इन सब जगहों पे इस कैमल को पाला जाता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन नॉर्थ अफ्रीका। और ये जो ड्रोमेड्री कैमल होते हैं बेटा, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अरेबिया में तो पाते ही है, साथ ही साथ नॉर्थ अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, इन जगहों पे ये पाए जाते हैं। द साइज ऑफ द हम्प वेरीज बिकम स्मॉलर एंड लीनिंग टू वन साइड ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्ट्रिवेशन। द लिप्स of dromedary camel are thick to allow them to eat crosses and thorny desert planets। और जो ड्रोमेड्री कैमल होते हैं बेटा, ये नॉर्मल कैमल के जो माउथ होते हैं ये थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ड्रोमेड्री कैमल होते हैं ये ज्यादातर रेगिस्तान वाले जगहों पे पाए जाते हैं। और ये लोग क्या खा के जिंदा रहते हैं बताओ? यहाँ पे लिखा हुआ था ना, कहाँ गया? कांटे वाले होते हैं ना, कैक्टस, ये सारी चीजें ये खाते हैं। डेजर्ट प्लांट्स। ठीक है, क्रॉसेस टू ईट क्रॉसेस एंड थ्रोनी डेजर्ट प्लांट्स। आपने कांटे वाले कोई पौधे देखे होंगे रेगिस्तान में, कैक्टस, ये सारी चीजें, है ना? तो वही खाते हैं ये। ठीक है, देयर लॉन्गर लेग्स कीप देयर बॉडीज हाइट ऑफ द ग्राउंड। और इनकी जो टांगे होती है वो बहुत लंबी होती है, जिसकी वजह से ये जमीन से, इनका जो बॉडी का पोर्शन होता है वो काफी ऊपर रहता है। आपको पता है ना, रेगिस्तान वाली जगहों पे बहुत ज्यादा हीट होती है, तो इनकी बॉडी जो होती है वो जमीन से काफी ऊपर होती है। ठीक है, टू अवॉइड द बेकिंग हीट ऑफ द डेजर्ट सरफेस। ठीक है, क्यों होता है? ताकि, अब मान लीजिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक गैस जला दिया जाए बेटा। ठीक है, ये गैस जला दिया हमने, ठीक है, और इस गैस के ऊपर हमने बर्तन रख दिया, और एक और हमने यहाँ गैस जलाया, और यहाँ पे हमने बर्तन रख दिया। ठीक है, तो अब आप बताओ खाना किस में जल्दी पकेगा, या फिर कौन सा पतीला जल्दी गर्म होगा? ये वाला पतीला जल्दी गर्म होगा ना, या ये वाला जल्दी होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो नजदीक होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इनके जो टांगे होती है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, इस वाले कैमल से बहुत ज्यादा लंबी लंबी टांगे होती है इनकी, जिस वजह से इनका जो शरीर का ये हिस्सा होता है ये जमीन से बहुत ज्यादा ऊपर उठा होता है, लेकिन इनकी जो होती है ना बॉडी, ये जमीन से थोड़ी सी नजदीक होती है। ठीक है, तो इनको जल्दी गर्मी लग जाएगा, लेकिन इनको जल्दी गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, एक सेकेंड। सरफेस, बैक्टीरियन कैमल्स हैव 2 हम्प्स। और इसको हम क्या नाम देते हैं? बैक्टीरियन कैमल्स। ठीक है, नॉर्मल कैमल्स भी बोल सकते हैं और बैक्टीरियन कैमल भी बोल सकते हैं इसको। बैक्टीरियन कैमल हैव 2 हम्प्स एंड आर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। दे आर extremely adept at withstanding wide variations in temperature from freezing cloud to blistering heat. They can survive without water from month and at a time, but when water is available they may drink up to 57 liter of water at a once. When will fed, the humps are plump and erect. ओके, अब इस जो कैमल की बात है इसके बारे में इस पैसेज में क्या लिखा गया है एक एक करके हम समझाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियन कैमल हैव 2 हम्प्स। इसके पास जो होते हैं हम्प्स जो है ये 2 होते हैं। ठीक है, और ये दोनों हम्प डेजर्ट सेंट्रल एशिया, ये जो बैक्टीरियन कैमल है ये कहाँ पाए जाते हैं? सेंट्रल एशिया में। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली अडेप्टेड विथ स्टैंडिंग वाइड वेरिएशन इन अ टेम्परेचर फ्रॉम फ्रीजिंग कोल्ड टू ब्लिस्टरिंग हीट। और ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे या ज्यादा ठंडी भी हो ना, तो भी ये वहां सरवाइव कर सकते हैं, और ज्यादा गर्मी हो
तो भी वहां सरवाइव कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ मंथ्स एट अ टाइम। और ये कई बार तो कई महीनों तक बिना पानी पिए भी जिंदा रह सकते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है, आप सोचो, क्या हम लोग महीनों तक पानी पिए बिना जिंदा रह पाएंगे? नहीं ना। लेकिन ये रह सकते हैं। अब आप सोचो कैसे। इनके पास दो हम्प्स है ना, तो ये अपना पानी उसी में स्टोर करके रखते हैं, ठीक, जिस वजह से ये महीनों तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकते हैं। बट वेन वाटर इज अवेलेबल, और जब महीनों तक ये प्यासे रहेंगे ना, और जब आप इसको पानी दोगे, तो दे में ड्रिंक अप टू 57 लीटर एट अ वंस। और ये कितना पानी पी जाएंगे एक बार में? जब आप पानी दोगे कई महीनों तक, अगर ये प्यासे रहे और उसके बाद पानी दोगे, तो 57 लीटर पानी पी जाएंगे एक बार में, ठीक है। When well fed, the humps are plump and erect। और जब ये मतलब प्यासे रहते हैं ना, तो इनके जो हम्प्स होते हैं वो प्लम्प हो जाते हैं, यानी कि थोड़े से पिलपिले हो जाएंगे, ठीक है, पिचकेंगे, ठीक। और कई बार लोग इसके ऊपर बैठ के सवारी वारी भी करते हैं, देखा होगा आपने ज्यादातर जगहों पे। तो ये कैमल तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ये वाले ना जल्दी नहीं मिलते, ठीक है। चलिए, ये पैसेज हमने ओवरऑल पढ़ा, ठीक है। कैमल्स के बारे में थोड़ा सा जाना। कैमल्स दो तरह के होते हैं, एक तो सिंगल हम्प वाला होता है और एक डबल हम्प वाले होते हैं, ठीक है। इन दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस है, वही बताया गया है इस पूरे पैसेज में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। चलो एक बार आप पैसेज खुद से पढ़ो, तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस आंसर करेंगे इसके। जल्दी जल्दी कीजिए, एक बार पढ़ लो, इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। पढ़ो जल्दी से। चलिए आगे बढ़े, हम क्वेश्चन आंसर करते हैं अब इसके, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्लियर दिख रहा है सबको? एक बार बता दीजिए, क्लियर है या नहीं? क्वेश्चन क्या है, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। व्हाट टाइप ऑफ कैमल आर देयर इन अ वर्ल्ड? आखिरकार कितने तरह के कैमल है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ड्रोमेड्री कैमल, बैक्टीरियन कैमल, बोथ ऑफ देम, ए एंड बी, नन ऑफ दिस। बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अभी हमने पैसेज में पढ़ा, अब आप इसका राइट आंसर बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। पैसेज को ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा, तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर। पहले का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, कुछ बच्चे अब सही आंसर दे रहे हैं, गुड। शिवन्या बेटा गुड। शांतनु बताओ कितने होंगे? What type of camel are there in a world? Dromedary, bacterian, both A and B और none of these। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अब आप सोचो क्यों? पैसेज में बताया है ना हमने, देयर आर टू टाइप ऑफ कैमल इन अ वर्ल्ड, वन हैव अ सिंगल हैम, और सिंगल हैम जिसके पास होता है उसका नाम क्या है? ड्रोमेट्री कैमल। और जो दूसरा है उसका नाम क्या है? बैक्टीरियन कैमल। तो यहाँ तो दोनों का नाम दिया गया है, ठीक है। तो बोथ ए और बी दोनों सही है, ठीक है। अब इसका राइट आंसर आप ऐसे थोड़ी दोगे ए और बी, ए बी नहीं लिख सकते, लेकिन ऑप्शन सी आप लिख दोगे तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्यों सही होगा? बोथ ए एंड बी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। काफी बार ना आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दिया जाता है, ठीक है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
सिंगल हम्प कैमल आर फाउंड इन डैश, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका, पाकिस्तान एंड नेपाल, ऑस्ट्रेलिया एंड नेपाल। सिंगल हम्प वाले जो कैमल होते हैं, कौन से कैमल होते हैं सिंगल हम्प वाले? ड्रोमेड्री कैमल, ठीक है। और बैक्टीरियन के पास कितने होते हैं? 2 हम्प्स होते हैं, ठीक। तो जो सिंगल हम्प वाले कैमल होते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया और पाकिस्तान में, या फिर इंडिया और श्रीलंका में, या फिर पाकिस्तान और नेपाल में, या फिर ऑस्ट्रेलिया और नेपाल में? बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। पैसेज को थोड़ा ध्यान से देखो, मिल जाएगा इसका राइट आंसर भी आपको। बताओ बच्चों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्यों? पैसेज में नहीं दिख रहा आपको? बताओ। इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है लेकिन नेपाल भी दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया बेटा, ठीक है। दोनों में से एक गलत है। ऑस्ट्रेलिया तो सही है लेकिन नेपाल गलत है। नेपाल यहाँ कहीं लिखा हुआ है, देखो। नॉर्थ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं जगहों पे होंगे, बाकी कहीं नहीं होगा ये, ठीक है। पाकिस्तान भी दिया हुआ है यहाँ, पाकिस्तान तो बिल्कुल सही है, लेकिन नेपाल बिल्कुल गलत। इंडिया यहाँ दिया है, इंडिया में भी है, लेकिन श्रीलंका गलत। लेकिन यहाँ क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए में इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों जगहों पे है ये सिंगल हम्प वाले कैमल। क्लियर? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। The word in the passage which means the same lack of food is, lack of food का मतलब क्या होता है ये बताना है आपको। लीनिंग, वेरिएशन, ब्लिस्टिंग और स्टारवेशन। बताइए, लेक ऑफ फूड यानी कि खाने की कमी, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ये बताना है आपको। बताओ बच्चों। बताइए, स्टारवेशन यहाँ लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब आपको बताना है। द साइज ऑफ हम्प वेरीज, बिकम स्मॉलर एंड लीनिंग टू वन साइड ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्टारवेशन। और एक साइड वो लीन हो जाती हैं, जो इनका हम्प होता है ना, वो एक साइड गिरने लगता है। कब? जब इनको भूख लगने लगती है और खाने की कमी होती है। स्टारवेशन का मतलब होता है खाने की कमी, ठीक है। यहाँ तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? इनका जो हम्प होता है ना, वो एक साइड बैंड हो जाता है। कब? जब इनको खाने की कमी होती है तब। क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 जरा पढ़ते हैं। द वर्ड ब्लिस्टरिंग मीन्स एक्सट्रीमली हॉट, वेरी कोल्ड, एक्सट्रीमली हैवी और आइसी। बताइए, ब्लिस्टरिंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए, ब्लिस्टरिंग का मतलब क्या होगा? क्लियर सी बात है, एक्सट्रीमली हॉट। यहाँ पे दिया भी होगा, देखिए, एक सेकेंड देखते हैं जरा। ब्लिस्टरिंग, हाँ, कोल्ड टू ब्लिस्टरिंग हीट, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म। ब्लिस्टरिंग हीट लिखा है ना यहाँ, और यहाँ पे क्या पूछा है? ब्लिस्टरिंग का मतलब कोल्ड टू ब्लिस्टरिंग हीट, ठीक। एक्सट्रीमली हॉट को ही ब्लिस्टरिंग हीट कहा जाता है, ठीक है, गर्म। चलो क्वेश्चन नंबर 5। द फीचर दैट मेक बैक्टीरियन कैमल यूनिक इज। अब ये बताना है कि बैक्टीरियन कैमल को क्या ऐसा है उसके पास जिसकी वजह से उसे स्पेशल समझते हैं, ठीक है, यूनिक बनाती है उसको। अडेप्ट अ
वेरियस टेम्परेचर, अडेप्ट ओनली एट फ्रीजिंग टेम्परेचर, अडेप्ट ओनली एट हॉट टेम्परेचर, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जो बैक्टीरियन कैमल है क्या वो सिर्फ ठंडे टेम्परेचर पे रह सकती है, या फिर गर्म टेम्परेचर पे रह सकती है, या फिर कोई भी टेम्परेचर में नहीं रह सकती, या फिर गर्म और ठंडे दोनों टेम्परेचर में रह सकती है। बताओ, बैक्टीरियन कैमल की बात कर रहे हैं। सही बताइएगा बच्चों, ड्रोमेड्री कैमल के बारे में नहीं कर रहे। ठीक है, बैक्टीरियन कैमल। बिल्कुल, बताओ। देखो यहाँ पैसेज में जरा देखो, फ्रीजिंग कोल्ड ब्लिस्टरिंग दैट हीट। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कोल्ड टू ब्लिस्टरिंग हीट, यानी कि ठंडा, और कितना भी ठंडा वातावरण हो या फिर कितना भी ज्यादा गर्म वातावरण हो, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, ये सिर्फ ठंडियों में नहीं रह सकता और गर्मियों में भी नहीं रह सकता, बल्कि दोनों जगहों पे रहता है वो। ठीक है, बैक्टीरियन कैमल हर जगह रह सकता है, गर्मी हो चाहे ठंडी हो, दोनों झेल सकता है वो। ठीक है, इसी के साथ आज हमारे 2 पैसेज भी खत्म हो गए। ठीक है, और पैसेजेस को थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना, बाकी ज्यादा फोकस आप अपना मैथ और रीजनिंग पे रखना बच्चों, क्योंकि इंग्लिश में कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, इंग्लिश को तो आप चुटकियों में कर लोगे। ठीक, और अगर कोई भी इश्यू हो तो आप हमें कॉल जरूर करना, या फिर व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चंस के डाउट लिखकर मुझे सेंड करना। मैं वो सारी चीज सर के पास पहुंचवा दूंगा और सारी चीजें आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। क्लास में मजा आया सभी को, और कितने क्वेश्चन सही थे कितने बच्चों के, ये एक बार कमेंट कर दो, मैं अभी थोड़ी देर में चेक करूंगा। ठीक है, जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं कमेंट्स में देखूंगा कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए वैसे, ये बताओ। ठीक है, और बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, फिलहाल के लिए बाय बाय। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, भूल मत जाना।